हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रासायनिक बलगति के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको मैंने चैप्टर को शुरू करने से पहले बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका अपना एक फ्लो है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका अपना एक फ्लो है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि औसत वेग को हम किस प्रकार लिखते हैं। औसत वेग को आपने लिखना सीखा अभिकारक की समता के लिए माइनस का डी आर बाई डी टी, सॉरी माइनस का डी आर माइनस का डेल्टा आर अपॉन के डी टी, या उत्पाद की समता के लिए प्लस का डेल पी अपॉन के डेल टी। इसका तात्क्षणिक रूपांतर होता है माइनस का डी आर बाई डी टी या फिर डी पी बाई डी टी। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। इसको और पहले वाले वीडियो को कंबाइन करके हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। मतलब यहां पर एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाना और टॉपिक को उसी तरीके से समझें और याद करें। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया हो रही है, माना एक अभिक्रिया हो रही है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर ए और बी ये आपके अभिकारक हैं। ए और बी ये आपके अभिकारक हैं। सी और डी ये उत्पाद है। अब बात आती है ए बी सी और डी, ये इनके साथ लगने वाले रस समीकरणितीय गुणांक हैं। रस समीकरणितीय गुणांक। प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि वेग प्रायोगिक तौर पर अगर वेग लिखें तो वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रताओं की। एक्स और वाई। दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, बट यहाँ पे आपने एक्स लिखा है और यहाँ पर आपने वाई लिखा है। इस एक्स वाई का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका ए और बी है वो एक्स वाई के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्स वाई के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तीन ये एक्स तथा वाई ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं। एक्स तथा वाई ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते।
तथा नहीं भी हो सकते। एक्स तथा वाई की मान प्रायोगिक तौर पर प्रायोगिक तौर पर सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, एक्स तथा वाई के मान की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। अब देखो दोस्तों, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तब एक स्थिरांक आता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका वेग बराबर, इसकी जगह आया के, उसके बाद एक्स बी की पावर वाई। यहां पर के जो है आपका वो वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे समीकरण को हम कहते हैं वेग व्यंजक। और इस वाले समीकरण को हम कहते हैं वेग नियम। वेग व्यंजक में अवकार की घातें अवकारक घात कौन सी है? एक्स और वाई। एक्स वाई का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब यहाँ पे घातें कौन सी? एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये क्या आपका एन बराबर एक्स प्लस वाई। एन क्या आपका अभिक्रिया की कोटि। दोस्तों एक बार मैं आपको पूरा बता दूं, माना एक अभिक्रिया ए बी से प्राप्त हो रहा है सी और डी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये इनके साथ लगने वाले रस समीकरण गुणांक है। ए और बी आपका अभिकारक है, सी और डी आपका उत्पाद है। ये इनके साथ लगने वाले रस समीकरण गुणांक है। प्रायोगिक तौर पर यह अभिक्रिया हमने की तो उसमें हमें वेग समानुपाती पाया गया अभिकारक की सांद्रताओं की। तो वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई ये आपकी घातें हैं। अब आपको ये आपने ए और बी क्यों नहीं लिखी? तो हमने यहाँ पर एक्स तथा वाई ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते, तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर एक्स और वाई। तो एक्स तथा वाई के मान की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। तो यहाँ पर हमने वेग लिखा, जब भी विज्ञान में प्रोपोर्शनल हटता है, समानुपाती चिन्ह हटता है, तो एक स्थिरांक आता है। तो वेग बराबर के यहाँ पर क्या है? वेग स्थिरांक है, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई। इस पूरे समीकरण को हम कहते हैं वेग व्यंजक और इस वाले समीकरण को हम कहते हैं वेग नियम। वेग व्यंजक में अभिकारक की घातें, जो वेग व्यंजक में अभिकारक की घातें कौन कौन है? एक्स और वाई। इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ के हमें क्या प्राप्त होता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर एन बराबर एक्स प्लस वाई, ये आपकी कहलाई अभिक्रिया की कोटि। दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेग बराबर के और आर की पावर एन। वेग बराबर के, इन दोनों ये अभिकारक हैं। मान लो अभिक्रिया कैसे होती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो इस पूरे को हम आर बोले, आर
और n यानी n की घातें, x और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं n, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेग बराबर k r की पावर n। n अभिक्रिया कोटि और जो आपका k है वो क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। एक और बार देख लो इसको, दोबारा से रिपीट कर देता मैं इसको। माना एक अभिक्रिया ए और बी से कौन से रहे, सी और डी, ये इनके पास लगने वाले 10 समीकरण मितीय गुणांक हैं। प्रायोगिक तौर पर हमने वेग लिखा तो वेग अभिकारक की सांताओं की समानुपाती होता है, तो वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई। एक्स तथा वाई ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते, इसलिए हमने इन ए और बी की जगह के लिए क्या लिया है, एक्स और वाई। एक्स तथा वाई के मान की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो वेग बराबर इस प्रोपोर्शनल समानुपाती का एक स्थिरांक आता है k, जो होता है आपका वेग स्थिरांक a की पावर x प्लस b की पावर y। इस पूरे समीकरण को हम बोलते हैं वेग व्यंजक और इस समीकरण को बोलते हैं वेग नियम। वेग व्यंजक में अभिकारक की घातें x y का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। यहाँ पर हमने बता दिया x प्लस y आपकी क्या अभिक्रिया कोटि बराबर m। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k r की पावर n, n यहाँ पर अभिक्रिया कोटि है, के बराबर वेग स्थिरांक है। आगे हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अभी वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है, निर्धारित किया गया कार्यों अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया कोटि हमने लिखना सीखा अभी, वेग बराबर के आर पावर एन प्लस आर, यानी आप अभी हमने अभिकार लिखा था वो, और इसलिए हम लिख सकते ए लिख लो, ए की पावर एन और बी की पावर ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग बराबर के, इस सबको रिएक्टेंट मान लें आर, एक्स प्लस वाई को हमने अभी क्या बताया था एन, आर की पावर एन। अब यहाँ पर एन बराबर जो है आपका क्या है, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर एन क्या आपकी कोटि, अभिक्रिया की कोटि। एक नोट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, नोट अभिक्रिया की कोटि जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यदि मान लो n बराबर 0 तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, और n बराबर 1 तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
n बराबर 2 तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ये दोस्तों मतलब इनकी घातों का योग यदि 0 है तो शून्य कोटि अभिक्रिया, इनकी घातों का योग यदि 1 है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, इनकी घातों का योग यदि 2 है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ से इससे अगले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो औसत वेग होता है, वेग बराबर यानी माइनस का डेल आर अपॉन के डेल टी या प्लस का डेल पी अपॉन के डेल टी, या इस वेग को ऐसे ही बताया था मैंने आपको ताक्षणिक वेग में, माइनस के डी आर अपॉन के डी टी या प्लस के डी पी बाई डी टी। इन दोनों को अगर मिला के लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के डी आर अपॉन के डी टी बराबर के आर की पावर एन। माइनस के डी आर बाई डी टी, और ये क्या आपका अभिकार मतलब के आर की पावर एन। ठीक है दोस्तों, सबसे काटी दो, सॉरी मिस्टेक हो गई। अभी जो वेग लिखा है हमने, वेग बराबर के, वेग बराबर के आर की पावर एन। अब इसको और इसको अगर हम मिला के लेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के डी आर अपॉन के डी टी बराबर के आर की पावर एन। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और वेग इकाइयों, वेग स्थिरांक की इकाइयों। इसे रफ करते हैं। वेग स्थिरांक की इकाइयों, वेग स्थिरांक की इकाई। देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था वेग बराबर के और आर की पावर एन। अगर यहाँ से के लिखना चाहें हम तो के बराबर आपका हो जाएगा वेग अपॉन के आर की पावर एन। तो यहाँ पर आपका जो वेग है वो वेग क्या था, सांद्रता बट्टे समय, मतलब अभिकार की सांद्रता मतलब डेल आर अपॉन के डेल टी, तो सांद्रता बट्टे समय। तो इस वेग को हम लिख सकते हैं यहाँ से के बराबर सांद्रता बट्टे समय अपॉन में क्या है आर की पावर एन। तो इस आर की पावर एन, आर क्या है यहाँ पर, आर भी आपका क्या है सांद्रता है अभिकार की, तो इसे लिख देंगे सांद्रता की पावर एन। तो यहां से आपका निकल के आएगा ये के बराबर सांद्रता बट्टे समय बराबर ये बनाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन सांद्रता की पावर एन। यदि मान लो एन बराबर, यहां से लिखो के बराबर सांद्रता बट्टे समय बराबर 1 अपॉन, मान लो एन बराबर यदि 0 है, एन बराबर 0 मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो एन बराबर 0 यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया।
अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो इस सांता की पावर n, n का मतलब क्या है, n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे मैंने मान लिया n बराबर क्या है, 0 है, तो n बराबर 0 होगा तो यहाँ पर सांद्रता की पावर भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, और सांद्रता की पावर अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसे 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका सांद्रता बट्टे समय सांद्रता बट्टे समय। हमें पता है, हमने विलियम वाले चैप्टर में पढ़ा था सांद्रता, उसमें सांद्रता का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर, ये बराबर सांद्रता बट्टे समय। ये सब क्या आ जाएगा, जिसकी पावर 0 होती है उसे 1 मान लेते हैं, ये बचेगा आपका सांद्रता बट्टे समय। और सांद्रता का मात्रक हमने पढ़ा था मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसको लिखेंगे हम मोल लीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। अभी हमने यहाँ पर सांद्रता की पावर 0 मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या निकाला, ठीक है, मात्रक। अब निकालते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। मान लो n बराबर क्या है आपका, 1 है, n बराबर मान लो 1 है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि हेतु, तो यही लिख लेंगे यहाँ से हम, k बराबर सांद्रता बट्टे समय बराबर 1 को सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी, 1, k बराबर सांद्रता बट्टे समय बराबर 1 अपॉन सांद्रता की पावर कितनी मान लेंगे, 1, तो ये आपका निकल के आएगा k बराबर सांद्रता से सांद्रता कट जाएगा 1 अपॉन के समय, और समय का मात्रक आपको पता है क्या होता है, सेकंड, 1 अपॉन के समय, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन के सेकंड, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए। अगर बात की जाए द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि हेतु, तो यही लिखेंगे हम, k बराबर सांद्रता बट्टे समय बराबर 1 अपॉन के सांद्रता की पावर कितनी होगी, अब की बार अब होगी सांद्रता की पावर यानी द्वितीय कोटि का मतलब n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर कितना है यहाँ पर 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ से हो जाएगा आपका k बराबर सांद्रता, इस सांद्रता से इसको काट देंगे, यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन समय सांद्रता की पावर n, सांद्रता, तो यहाँ हो जाएगा आपका k बराबर, अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा लीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड मोल इनटू मोल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। वेग स्थिरांक की इकाई में हमने पीछे पढ़ा था, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है k r की पावर n। अगर यहाँ से हम k निकालें तो k बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन के r की पावर n। वेग का मात्रक, वेग को हमने आपको बता दिया था कैसे लिखते हैं, तो वेग बराबर डेल्टा r अपॉन के डेल्टा t, r क्या यहाँ पर सांद्रता अभिकारक की, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम k बराबर सांद्रता बट्टे समय, r भी क्या है सांद्रता, तो इसको भी हम लिखेंगे सांद्रता, तो यहाँ पर k बराबर सांद्रता बट्टे समय अपॉन में r क्या यहाँ पर सांद्रता, इसकी पावर क्या जाएगी n, n आपको पता है कोटि होती है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा k बराबर सांद्रता बट्टे समय
इसे इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन के सांद्रता की पावर n। यदि मैं n बराबर 0 मतलब 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करूं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मान जो मात्रक निकलेगा वो आपका होगा k बराबर सांद्रता बटे समय बराबर 1 अपॉन सांद्रता की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसे 1 मान लेते हैं। ये पूरा हो जाएगा आपका 1, तो आपका बचेगा k बराबर सांद्रता बटे समय। विलियम वाले चैप्टर में हमने आपको सांद्रता का मात्रक बताया था मोल प्रति लीटर। क्या बताया था? मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। इसको लिखेंगे हम मोल लीटर इनवर्स, जब ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम बात करें प्रथम कोटि हेतु n बराबर 1 के लिए, यही चीज सेम लिखेंगे। k बराबर सांद्रता बटे समय बराबर 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। k बराबर सांद्रता बटे समय बराबर 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। n कितना है पर 1। तो सांद्रता से सांद्रता कट जाएगा, बचेगा क्या? k बराबर 1 अपॉन समय। तो 1 अपॉन समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। अब बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए तो n बराबर 2, तो सेम वही चीज लिखेंगे। k बराबर सांद्रता बटे समय बराबर 1 अपॉन सांद्रता की पावर कितना हो जाएगा? 2। n की वैल्यू कितनी? 2। तो सांद्रता से सांद्रता कटेगा, एक सांद्रता बचेगा। k बराबर 1 अपॉन समय इंटू सांद्रता। अब समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, जबकि सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। लीटर ऊपर जाएगा तो आपका बनेगा लीटर अपॉन सेकंड इंटू मोल। क्या हो जाएगा आपका? k बराबर लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। दोस्तों इसी पर हम आपको अभी एक क्वेश्चन करके बताएंगे कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न ने आपका निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में अभिक्रिया की कोटि की पहचान की थी। अब अभिक्रिया की कोटि की पहचान के लिए हमें मात्रक पता होना चाहिए। n बराबर 0 के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, n बराबर 1 के लिए सेकंड इनवर्स, n बराबर 2 के लिए लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है और ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर हमें ये 3 मात्रक पता है, इनसे हम पहचान कर सकते हैं। देखो इनके पीछे देखो क्या है, इसमें लिखा है लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब इसमें देखो कहाँ लिखा है? ये लिखा है n बराबर 2 के लिए लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। तो आप इसको कह सकते हो कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब देखो इसको, इसमें क्या है? पीछे सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स किसमें है? n बराबर 1 के लिए। ये कैसी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसको देखो, इसमें क्या है? लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये भी कहती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखना सिखाएंगे। थैंक यू।